अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है पैलेस्टाइन इशू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट है वो क्या है, उसका कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, जिससे हम इस चीज़ को समझेंगे कि जो करंटली सिचुएशन चलती आ रही है, जो गाज़ा वॉर चल रही है 2023 से, उसके पीछे बेसिकली रीज़न क्या है। जो इसराइल का ड्रीम है, बिगेस्ट इसराइल और ग्रेटर इसराइल का, वो क्या है और वो क्यों उसको अचीव करना चाह रहा है। नेक्स्ट हम ये चीज़ देखेंगे कि जो अरब वर्ल्ड है, जिसमें सऊदी अरेबिया आ जाता है, दूसरे जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्यों जो है कोई सॉलिड मेजर्स इसराइल के अगेंस्ट लिए, ठीक है। वो क्यों अपने इसराइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं, वो क्यों इसराइल को रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर जो OIC वाला टॉपिक था वहाँ पे भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो आज हम इन डिफरेंट डायमेंशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अपना टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से कि ये पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक जाएगा, इसका फ्यूचर जो है वो क्या है। अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात की जाए तो एग्ज़ामिनर जो है वो जनरली भी पैलेस्टाइन इशू के बारे में पूछ सकता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, करंट ये जो सिचुएशन है वो क्या चल रही है, या फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने जो रूलिंग्स दी हैं इसराइल के जितने भी मेजर्स हैं, जो वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो क्रिएट हुआ है गाज़ा में, या फिर उसके जो सेटल वो कर रहा है अपने सेटलर्स को वेस्ट बैंक में, या फिर वो गाज़ा के ऊपर जो वॉर उसने की हुई है, तो उन सारे एक्शंस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने इलीगल करार दिया है, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट करार दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूछ सकता है एग्ज़ामिनर, या फिर जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड का जो रिएक्शन है उस पर पूछा जा सकता है, स्पेशली जो OIC का है या फिर मुस्लिम कंट्रीज़ का जो रिएक्शन है गाज़ा कन्फ्लिक्ट को लेके, तो उस पे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री अगर हम देखें तो पैलेस्टाइन, अगर मैप इसका पहले देखें कि ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये आपके सामने जो है वो मैप है। यहाँ से मैं आपको इसराइल की और जो पैलेस्टाइन की लोकेशन है वो आपको बताती हूँ। ये हमारे पास जो है वो कॉन्टिनेंट एशिया है, यहाँ पे यूरोप है, और ये हमारे पास जो है वो अफ्रीका है। एशिया का रीजन यहाँ पे जो है आपको ये अरेबियन पेनिनसुला जो है वो नज़र आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये अरेबियन पेनिनसुला है। अब यहाँ पे ये वाला जो कंट्री है वो हमारा ओमान है और ये यमन है। इसके अलावा ये सारा रीजन जो है वो सऊदी अरेबिया है। अब इस रीजन के ऊपर ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, सऊदी अरेबिया के ऊपर जॉर्डन है, और जॉर्डन के साथ जो है हमारे पास एक बिल्कुल नैरो सा स्ट्रिप सा है जो कि यहाँ पे पैलेस्टाइन मौजूद है। अब पैलेस्टाइन की ये जो है वो शेप है हमारे पास। अब इसमें क्या है, इसके भी दो पार्ट्स जो हैं अब कर दिए गए हैं। इसमें एक यहाँ पे जो है वो गाज़ा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है, इन दोनों को मिला के पैलेस्टाइन कहा जाता है। बाकी ये जितना भी रीजन आपको नज़र आ रहा है इस पे जो है वो इसराइल अपना कब्ज़ा कर चुका है। अब हम हिस्ट्री में कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे कि ये जो स्ट्रिप थी, ये जो पीस ऑफ लैंड था पैलेस्टाइन का, ये प्रीवियसली कैसे यहाँ पे फ़लस्तीनी जो थे वो रह रहे थे, मुस्लिम्स थे, ज्यूज़ थे, क्रिश्चियंस थे, वो किस तरह से यहाँ पे आबाद थे। उसके बाद फिर 1947-48 में किस तरह से यहाँ पे इसराइल को एक एज अ सेपरेट स्टेट बनाया और किस तरह से टेरिटरी को डिवाइड किया, टू नेशंस का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया, टू नेशन स्टेट का, और फिर किस तरह से इसराइल जो है उसने पैलेस्टाइन की जो लैंड है उसके ऊपर कब्ज़ा किया, उसको ऑक्यूपाई किया, और जंग जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ़ एरास में जो है वो बढ़ती रही। तो ये हमारा आज का लेक्चर होगा जिसमें हम हिस्ट्री और करंट सिचुएशन जो है उसको कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे। अगर हम पैलेस्टाइन इशू की हिस्ट्री देखें तो जो स्टार्ट में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट था, जो स्टार्ट में यहाँ पे इशू था, वो ये था कि जो पैलेस्टीनियन अरब पॉपुलेशन है, यानी कि फ़लस्तीन में जो लोग रहते हैं उनके दरमियान, और जो ज्यूश सेटलर्स थे, जो यहूदी सेटल होने यहाँ पे आए थे, उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट था कि वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, यूरोप के मुख्तलिफ़ रीजन से जो है वो फ़लस्तीन की तरफ आए और यहाँ पे उन्होंने सेटल होना शुरू किया। अब ये उनकी सेटलिंग
रूलिंग जो है ये स्टार्ट कब होती है? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, जब पहली जंग अज़ीम जो है 1919 में ख़त्म हुई, तो उसके बाद 1920 से लेके फिर 1940 तक जो है ये सेटलमेंट का प्रोसेस जारी रहा। अब इसमें हुआ क्या था कि पूरा जो यूरोप था उसमें डिफरेंट रीजन्स में जो थे वो ज्यूश मौजूद थे, जो यहूदी थे वो मौजूद थे, उनकी अपनी कोई भी स्टेट नहीं थी। उन्होंने 19th सेंचुरी के बिल्कुल एंड पे आके डिफरेंट मूवमेंट्स चलाई थी ज़ाओनिज़म के नाम से। अब ये जो मूवमेंट्स थी उनका बेसिक पर्पज़ ये था, वो वर्ल्ड लीडर से ये डिमांड कर रहे थे कि इस दुनिया में इतने ज़्यादा यहूदी रहते हैं, मुख्तलिफ़ रीजन्स में मौजूद हैं और वो बाइसनेस का शिकार हैं। उनके जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वहाँ के लीडर्स जो हैं वो उनके अगेंस्ट पॉलिसीज़ बना रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया के जो यहूदी थे, जो यूरोप के मुख्तलिफ़ मकामात पे रहते थे, उन्होंने ये मूवमेंट चलाई कि उनके लिए एक अलहदा स्टेट होनी चाहिए। अब होता ये है कि जब पहली जंग अज़ीम चल रही थी तो उसमें जो ब्रिटेन था, ठीक है, यूके, उसके साथ मुख्तलिफ़ जो ममालिक थे, जो ब्रिटेन था उसने यहूदियों से क्या किया, एक उनके साथ अग्रीमेंट साइन किया 1960s में, जिसे स्काइस पिकेट भी कहा जाता है। इस सीक्रेट मीटिंग में 1960s में उन्होंने ज्यूज़ से कहा कि आप इस वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दें, ठीक है, अगर आप इसमें हमारा साथ देते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये जंग ख़त्म होगी तो आपके लिए एक सेपरेट स्टेट जो है वो बना दी जाएगी और वो हम पैलेस्टाइन में बनाएंगे, फ़लस्तीन में। अब हुआ क्या, 1916 में ये सीक्रेट मीटिंग हुई और साथ में जो है फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान एग्रीमेंट हुआ। 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने स्काइस पिकेट एग्रीमेंट किया और आपस में ये डिसाइड किया कि जब 1914 में स्टार्ट होने वाली जब वर्ल्ड वॉर 1 जब ये एंड होगी तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट टेरिटरीज़ हैं जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर हैं, हम उनको आपस में डिवाइड कर लेंगे। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ब्रिटेन ले लेगा और कुछ कंट्रीज़ जो है वो फ्रांस ले लेगा। अब पैलेस्टाइन जो थी वो भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी। अब जैसे ही 1919 में ये वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होती है, ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, सारे मुल्क जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे वो सेपरेट हो जाते हैं, तो उसमें से जो पैलेस्टाइन था वो ब्रिटेन के हाथ आता है। अब ब्रिटेन क्या करता है, 1916 के बाद 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के ज़रिए डिक्लेयर कर देता है पूरी दुनिया को कि हम फ़लस्तीन में यानी कि पैलेस्टाइन में जो है एक इसराइल कंट्री आबाद करेंगे। जो पैलेस्टाइन रीजन है, जो ये कंट्री है, वहाँ पे 2 स्टेट्स बनेंगी। एक स्टेट जो है वहाँ पे यहूदी रहेंगे और बाकी रीजन जो है वहाँ पे फ़लस्तीनी रहेंगे जैसे वो रह रहे हैं। तो जैसे ही ये 1917 में उन्होंने अनाउंस किया, 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई, तो उसके बाद 1920 से फिर जो ज्यूज़ थे जो मुख्तलिफ़ रीजन्स में रहते थे, उन्होंने फ़लस्तीन में जाके जो है वो सेटल होना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी जस्ट सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी, कोई भी ज्यूज़ किसी भी रीजन से जाता था वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करता था। अब फिर बाद में क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई। अब वर्ल्ड वॉर 2 में हमें पता है, हमने एक जो है इंसिडेंट सुना हुआ है हॉलोकॉस्ट का, जो जर्मनी में हिटलर था। अब उस हिटलर ने क्या किया था कि जर्मनी में जितने भी ज्यूज़ मौजूद थे, ठीक है, जितने भी जो यहूदी मौजूद थे, उसने उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया, उन ज्यूज़ को किल किया, मर्डर किया उनका। इस इंसिडेंट को कहते हैं हॉलोकॉस्ट। और इस जुल्म की वजह से फिर जो है पूरी दुनिया में सिंपैथी आई ज्यूज़ के अगेंस्ट, और फिर यहाँ पे ज्यूज़ जो थे जर्मनी से और मुख्तलिफ़ रीजन से निकल के जो है फिर उनको निकाल के पैलेस्टाइन में जो है फिर आबाद किया। ये जो मेन स्टेट इस्टेब्लिशमेंट थी पहली जंग अज़ीम के बाद, तो जस्ट उन्होंने अनाउंस किया था ना कि हम वहाँ पे स्टेट बनाएंगे, ज्यूज़ को सेटल करेंगे, और इनफॉर्मली जो है ख़ुद ही ज्यूज़ मुख्तलिफ़ रीजन से वहाँ पे जाके सेटल होना शुरू हो गए। लेकिन जब ये हिटलर का जुल्म हुआ इन यहूदियों पे, यानी कि उसने इनके ऊपर हॉलोकॉस्ट किया, उनका मर्डर किया,
तो फिर इन ज्यूज़ के लिए पूरी दुनिया ने एक्शन लिया और ब्रिटेन ने फिर अनाउंस किया और वहाँ पे एक प्रॉपर जो है वो स्टेट बनाने के लिए कहा। और फिर 1947 में वहाँ पे इनको आबाद किया। और फिर यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने भी जो है 2 स्टेट सोल्यूशन प्रेजेंट किया। अब 2 स्टेट सोल्यूशन जो दिया था उसमें क्या कहा गया था कि 55% जो पैलेस्टाइन की टेरिटरी है वो किसके हिस्से में आएगी, इसराइल की, और 45% जो है वो पैलेस्टाइन के, जो वहाँ पे मुसलमान और दूसरे लोग रहते हैं वो, उनके हिस्से में बाकी का हिस्सा जो है वो आएगा। अब ये आपके सामने जो है वो मैप है। अब यहाँ पे देखें 1947 में क्या था कि उससे पहले जब अभी ज्यूज़ जो थे फॉर्मली यहाँ पे सेटल्ड नहीं हुए थे, आपको ये जो ग्रीन टेरिटरी नज़र आ रही है ये सारी क्या है, पैलेस्टाइन लैंड है, फ़लस्तीनी यहाँ पे रहते थे। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि पहले भी जो इस लैंड पे लोग रहते थे वो सारे मुसलमान नहीं थे, क्योंकि जो फ़लस्तीन है यहाँ पे मुसलमान भी रहते थे, क्रिश्चियंस भी रहते थे और यहूदी भी रहते थे, क्योंकि यहाँ पे जो जेरूशलम है, यहाँ पे जो मस्जिद अक्सा है, जो मुख्तलिफ़ दूसरे मकामात है, वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए ही अहमियत नहीं रखते। अब इस रीजन में जो है वो मुसलमान भी रहते थे, ज्यूज़ भी रहते थे और क्रिश्चियंस भी रहते थे। अब कहीं कहीं पे ये जो ब्लैक है, ये वाले रीजन वो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो सेटलमेंट है डिफरेंट ज्यूज़ की, जो कि 1919 के बाद जो है वो स्टार्ट हुई। पहली जो वर्ल्ड वॉर 1 थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो सेटलमेंट थी वो स्टार्ट हुई और ये मुख्तलिफ़ पॉइंट्स थे जहाँ पे ज्यूज़ जो है उन्होंने सेटल होना शुरू किया। लेकिन 1947 में फिर जब हॉलोकॉस्ट के बाद जो है ज़्यादा ज्यूज़ यहाँ पे आने लगे और एक प्रॉपर स्टेट बनाने का जो मेथड था वो स्टार्ट हुआ, तो फिर ज़्यादा जो है वो इसराइल पूरी दुनिया से जो है मुख्तलिफ़ ज्यूज़ जो है वो यहाँ पे आने लगे और यहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट जो है वो पार्टीशंस हो गई। ग्रीन वाला एरिया जो है वो क्या है हमारे पास, तो फिर यहाँ पे पार्टीशन प्लान जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने दिया था कि कुछ टेरिटरीज़ जो हैं वो हमारे पास जो है वो फ़लस्तीन के लोगों के पास आएंगी और बाकी जो है वो इसराइल को दिया। अब ग्रीन लैंड यहाँ पे पैलेस्टाइन लैंड है और बाकी यहाँ पे इसराइली लैंड है जो वाइट में आपको नज़र आ रही है। अब ये आप देखें, ये है हमारे पास गाज़ा स्ट्रिप। ये उस वक्त है जब ये पार्टीशन प्लान अनाउंस हुआ था और ये वाला रीजन जो है ये वेस्ट बैंक कहलाता है। ये वाला पोर्शन जो है ये भी फ़लस्तीन का ही हिस्सा था, लेकिन फिर बाद में जो है वो वॉर हुई 1967 की और 1949 में भी एक हुई थी। तो इसमें क्या हुआ, इन वॉर्स में जो इसराइल थे उसने डिफरेंट रीजन्स को ऑक्यूपाई करना शुरू किया जो पैलेस्टाइन के हिस्से में था। अब यहाँ पे कंपैरिजन कीजिएगा ये वाला और ये वाला। ये जो गाज़ा स्ट्रिप है ये कितनी श्रिंक हो गई है, क्योंकि बाकी रीजन जो है उसमें ज्यूज़ सेटलर्स जो थे वो सेटल होना शुरू हो गए। इसराइल ने उस रीजन के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। ये वाला पोर्शन जो है इस पे भी कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पे इसराइली सेटल हो गए। और ये जो वेस्ट बैंक है इस पे भी अब अगर हम करंटली देखें, गाज़ा वॉर तो हम देख रहे हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ है वॉर की वजह से, लेकिन जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे भी डिफरेंट जो इसराइली हैं वो सेटल्ड हो रहे हैं। तकरीबन 7 लाख इसराइली जो हैं वो वेस्ट बैंक में सेटल हो चुके हैं और वहाँ पे जो पैलेस्टीनियन थे, जो फ़लस्तीनी लोग जो पता नहीं कितनी दहाइयों से, कितनी सदियों से वहाँ पे आबाद थे, उनको उनकी आबाई जगहों से जो है वो निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे करंट सिचुएशन देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे भी जो सेटलमेंट है इसराइली के जो हैं वो सेटल्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें, अब जो ग्रीन एरिया है वो बिल्कुल पैचेस रह गए हैं, थोड़े थोड़े रीजन्स रह गए हैं जहाँ पे फ़लस्तीनी आबाद हैं। बाकी सारे रीजन में जो है वो इसराइली इल्लीगली सेटल्ड हो चुके हैं और ये जो गाज़ा स्ट्रिप है वो भी बिल्कुल छोटी सी रह गई है। और अभी भी करंटली जो इसराइल का प्लान है जो उन्होंने अनाउंस किया है वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 to 3 मिलियन जो पीपल आबाद हैं, जो लोग रहते हैं, फ़लस्तीनी लोग रहते हैं, वो यहाँ से निकल जाएं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो आए हैं उन्होंने भी अपने न्यू टेन्योर में ये चीज़ अनाउंस की है। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो फ़लस्तीनी मौजूद हैं हम उनको यहाँ से निकालेंगे, दुनिया के किसी और इलाके में आबाद करेंगे
तो वहाँ पे जो है वो सुकून से रहें। ये गाज़ा की जो स्ट्रिप है वो हमें दे दी जाए, हम इसको री इस्टेब्लिश करेंगे और इसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। यही इसराइल का भी ड्रीम है, वो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट जो है वो अपनाना चाहता है। अब ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बार बार जो है वो मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारी जो होली बुक है बाइबल में या डिफरेंट जो उनके स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ पे ये मेंशन्ड है कि जो रिवर ऑफ इजिप्ट है और जो दरियाए फ़रात है वहाँ तक का जो सारा इलाका है जिसमें हमारे पास डिफरेंट दूसरे कंट्रीज़ आते हैं, जॉर्डन, इराक़, ये वाले रीजन जो आते हैं वो भी वो इसको इंक्लूड करना चाहते हैं। और वो कहते हैं फिर हमारा जो उस होली स्क्रिप्चर में कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इसराइल का, हम उसको अचीव करेंगे। तो ये उनके जो है वो इनिशिएटिव है। ब्रीफली मैंने आपके साथ कंप्लीट हिस्ट्री जो है पैलेस्टाइन की वो रखी है, ठीक है, करंट सिचुएशन के साथ भी एनालिसिस किया। अब हम डिफरेंट वॉर्स देखते हैं कि जब से ये इसराइल को सेटल किया है यहाँ पे, तो तब से कितनी वॉर्स जो हैं वो इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए 1948 में जब ये इसराइल को प्रॉपरली जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट अनाउंस कर दिया गया, तो उसके बाद जो है फिर एक वॉर हुई जिसको 1948 और 1949 की फ़र्स्ट अरब इसराइल वॉर कहा जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ थी कि अभी वो न्यूली इस्टेब्लिश्ड स्टेट है, इसराइल अभी इस्टेब्लिश हुई है और उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया वेस्ट की तरफ से, यूरोप की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से, कि पहली जंग जो अरब कंट्रीज़ ने मिल के लड़ी थी वो हार गए और इसराइल जो है वो यहाँ पे जीत गया और उसने डिफरेंट जो रीजन्स थे उनको भी क्या किया, वहाँ पे अपने कब्ज़े में लिया। फिर उसके बाद जो सेकेंड वॉर हुई जिसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है 1967 में, इसमें इसराइल ने जो है वो डिफरेंट रीजन्स पे अटैक किया था, सिर्फ यहाँ पे पैलेस्टाइन की ही टेरिटरीज़ पे नहीं बल्कि यहाँ पे जो सीरिया की गोलान हाइट्स हैं वहाँ पे उसने कब्ज़ा किया, इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है उसको अपने कब्ज़े में लिया, जो गाज़ा स्ट्रिप है उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया था। अभी तक जो ये गोलान हाइट्स हैं सीरिया की, वो अभी तक जो है वो इसराइल के कब्ज़े में है और प्रीवियस टेन्योर में जो डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर था उसमें उसने गोलान हाइट्स को इसराइल का रीजन भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जब इजिप्ट जो है उसने अपना जब रिकग्नाइज़ किया इसराइल को, तो फिर जो सिनाई पेनिनसुला था वो उसको वापस कर दिया गया। तो ये हमारे पास 1967 में ये हुआ था कि बहुत सारा जो रीजन था पैलेस्टाइन का उसके ऊपर जो है वो इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। इसीलिए अब ये डिमांड रखी जाती है, करंटली सारी दुनिया यही डिमांड रखती है कि 2 स्टेट का जो है वो कॉन्सेप्ट अपनाया जाए, 2 स्टेट्स को आबाद किया जाए और वो स्टेट किस की बुनियाद पे हो, 1967 के पहले पे जो बॉर्डर थे, ठीक है, 1967 में मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसराइल ने बहुत सारे रीजन्स के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया था। तो 67 से पहले जो रीजन थे जो पैलेस्टाइन के हिस्से में थे वो फ़लस्तीन के हिस्से में चले जाने चाहिए, जो रीजन जो इसराइल के हिस्से में था वो इसराइल के हिस्से में रहना चाहिए। इस तरह से 2 स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, यही जो है इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए और पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट वॉर हुई थी 1973 में, जिसे यौम किपुर वॉर भी कहा जाता है। यौम किपुर जो है ये एक बहुत अहम दिन होता है इसराइलियों के लिए। तो इस दिन जो है 2 अरब कंट्रीज़ हमारे पास जो इजिप्ट और सीरिया, इन्होंने मिल के जो है इसराइल पे अटैक किया था 1973 में। स्टार्ट में तो इनको फ़तह हासिल हुई लेकिन फिर बाद में जो है ये अपनी स्ट्रेंथ जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए और इंटरनेशनल वॉर जो है उसने इंटरवीन किया और इस वॉर को जो है वो ख़त्म करवाया, एक एकॉर्ड साइन करवाया था इन कंट्रीज़ के दरमियान 1978 में, जिसको कैंप डेविड एकॉर्ड भी कहा जाता है। यूएसए जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुआ था और फिर इसमें इजिप्ट ने क्या किया था, इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लिया था और जो सिनाई पेनिनसुला, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1967 में जो है सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का था वो इसराइल ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। तो 1978 में जो कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ फिर उसमें सिनाई पेनिनसुला जो है वो उसको रिटर्न कर दिया था, लेकिन ये जो गोलान हाइट्स सीरिया की थी ये उसने रिटर्न नहीं की, ये अभी भी किसके कब्ज़े में है, इसराइल के कब्ज़े में है। फिर उसके
बाद जो है फ़लस्तीन के लोग उन्होंने रेजिस्टेंस स्टार्ट की, क्योंकि यहाँ पे जो है वॉर्स के ज़रिए या मुख्तलिफ़ टेक्टिक्स के ज़रिए इसराइल मुख्तलिफ़ टेरिटरीज़ को जो पैलेस्टाइन की थी उन टेरिटरीज़ को अपने कब्ज़े में ले रहा था और इल्लीगली इसराइली सेटलर्स जो थे वो फ़लस्तीनी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे थे। तो इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो स्टार्ट हुई, फ़र्स्ट इंतफ़ादा हुआ और उसके बाद जो है फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 रीजन्स जो हैं वो पैलेस्टाइन के बन चुके हैं। ये आपके पास क्या है, वेस्ट बैंक, और दूसरा ये आपके पास क्या है, गाज़ा। अब यहाँ पे क्या है, जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी गवर्नमेंट है वेस्ट बैंक में, लेकिन गाज़ा को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमास। ठीक है, हमास कंट्रोल कर रहा है गाज़ा को। ये आप इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको याद रखिएगा। अब अगर हम रिसेंट कन्फ्लिक्ट को देखें जो 2023 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, जो हमास है, हमास किस रीजन की एडमिनिस्ट्रेशन है, गाज़ा की। अब गाज़ा के जो एडमिनिस्ट्रेशन हमास है उसने एक सरप्राइज़ अटैक किया इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को, और वहाँ पे तकरीबन उस सरप्राइज़ अटैक की वजह से इसराइल के तकरीबन 1200 जो लोग हैं, कुछ सिविलियंस थे और कुछ आर्मी के लोग थे, उनकी डेथ हुई। और उसके बाद फिर जो है जो फिर अटैक्स इसराइल की तरफ से स्टार्ट हुए वो अभी तक भी जो है वो नहीं रुक सके। इस साल के बिल्कुल स्टार्ट में 2025 के स्टार्ट में जो है इसराइल ने सीज़ फायर जो है वो साइन किया था और मुख्तलिफ़ जो होस्टेजेस थे वो एक दूसरों ने, यानी इसराइल ने वापस किए हमास को, हमास ने वापस किए इसराइल को। लेकिन ये सीज़ फायर जो है वो ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रह पाया और इसराइल ने दोबारा से जो है वो अटैक्स अपने स्टार्ट किए। सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, हमास जो कि आर्मी यहाँ पे डील कर रही है इस वॉर को, उसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो दूसरे सिविलियंस हैं, उनकी डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मोर देन 50,000 पीपल जो हैं वो अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है और बाकी जो इतने ज़्यादा जो हैं वो इंजर्ड हैं, और वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और करंट जो स्टेटिस्टिक्स दिए गए हैं इसराइल की तरफ से कि तकरीबन 77% जो गाज़ा है की टेरिटरी है अब वो किसके कंट्रोल में आ चुकी है, इसराइल के कंट्रोल में। और इसराइल बहुत जल्द, उन्होंने कहा है, ख़ुद वो रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि बाकी का भी जो रीजन है वो क्लियर कर लिया जाएगा और उसको जो है वो अपने कब्ज़े में लिया जाएगा। क्योंकि इसराइल वो कहता है कि अब हमारा एक ही इनिशिएटिव है कि हमने इस पूरे गाज़ा स्ट्रिप को जो है अपने कंट्रोल में लेना है, यहाँ के लोगों को जो है वो यहाँ से निकालना है और इस सिटी को, गाज़ा सिटी को री इस्टेब्लिश करना है। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसको तकरीबन कम्प्लीटली सस्पेंड कर दिया जा चुका है और वहाँ के जो लोग हैं वो स्टारवेशन का शिकार हैं। वहाँ पे खाने पीने को कुछ नहीं है, तो लोगों का जो सर्वाइवल है वो भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट पे हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वहाँ पे हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ आएंगे, अरब कंट्रीज़ आएंगे, यूनाइटेड नेशंस आएंगे, कि उन्होंने किस तरह से इस इंसिडेंट को रिएक्ट किया है, उनका रिएक्शन किस तरह से। अब देखें हमारे पास जो लीडर्स हैं वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हों या फिर दूसरे जो ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की वो हों, उन्होंने जस्ट क्या दी हैं, स्टेटमेंट्स दी हैं। कोई भी इसराइल को कंट्रोल नहीं कर पाया, उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा पाया। दूसरे वर्ड की हम क्या बात करें, हमारे जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। हमने OIC वाले टॉपिक में भी जब ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की थी वहाँ पे भी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि जो 1973 की वॉर है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया जब इजिप्ट और सीरिया ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, तो वहाँ पे इनिशियली हमें क्या हुआ था, हमें सक्सेस हासिल हुई थी इस वॉर में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगाया था, ऑयल की जो एक्सपोर्ट थी इसराइल को वो बंद की थी, जो ट्रेड रूट इसराइल की तरफ जाते थे उनको ब्लॉक किया था। इसी तरह का कोई इनिशिएटिव जो है वो हमें करंटली देखने को नहीं मिला। हमने अब्राहम एकॉर्ड जो है वो डिस्कस किया कि अब्राहम एकॉर्ड के ज़रिए मुख्तलिफ़ जो अरब कंट्रीज़ थे उन्होंने क्या किया, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट है, मोरक्को है, मराकश,
और उसके अलावा कतर, इन कंट्रीज़ ने क्या किया, अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ किया इसराइल के साथ, कुछ ने उनको रिकग्नाइज़ किया। अब जो सऊदी अरेबिया है उसकी भी प्रायोरिटी क्या है कि वो इसराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज़ करे, उसके साथ डिफरेंट सिक्योरिटी पैक्ट्स जो है वो साइन करे। तो इस तरह की जो प्रायोरिटीज़ हैं अरब वर्ल्ड की, जो उनका, क्योंकि उनका टिल्ट शो करती हैं इसराइल की तरफ, वेस्ट की तरफ, यूएसए की तरफ, तो वो अपने स्ट्रेटजिक अलायंस की वजह से जो है इस वॉर को प्रॉपरली जो है वो कंडेम नहीं कर पाए और ना ही फ़लस्तीन के लोगों के लिए जो है वो प्रॉपर एक्शन ले पाए। तो ये हमारे पास इंटरनेशनल वर्ल्ड का जो है वो रिएक्शन देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हमें किरदार नज़र आता है वो साउथ अफ्रीका का है। अब साउथ अफ्रीका के जो मेन लीडर हैं नेल्सन मंडेला, अब नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि साउथ अफ्रीका की जो सक्सेस है, जो इसने अपार्थाइड को शिकस्त दी है, वो तब ज़्यादा जो है हमारे लिए फ्रूटफुल होगी जब पैलेस्टाइन के लोग जो हैं वो फ्री होंगे, जब उनको उनके ड्यू राइट्स मिलेंगे। तो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उसने ये केस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेजेंट किया। अब कोई मुस्लिम कंट्री जो है वो इस चीज़ को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं लेके गया, बल्कि साउथ अफ्रीका जो है वो लेके गया। उसने प्रॉपरली जो है यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के लिए डिफरेंट जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, डिफरेंट जो है वो इंसिडेंट्स एविडेंसेस दिए कि किस तरह से जो इसराइल है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट रूलिंग्स भी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से दी गई। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो कितनी डिवाइडेड है। ठीक है, अगर एक यूनाइटेड रिएक्शन जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से जाता तो इसराइल जो है वो इस वॉर को इतना ज़्यादा ना बढ़ाता। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट हिस्ट्री और करंट एनालिसिस है पैलेस्टाइन इशू का।